नमस्कार छात्रों, आज हम भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में जानेंगे। चूँकि अभी हाल ही के दिनों में 9 सितंबर 2025 को भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन हुआ है, तो आइए हम आज पहले जो वर्तमान राष्ट्रपति जो निर्वाचित हुए हैं उनके बारे में कुछ जानकारी हासिल करते हैं। उसके बाद हम समझेंगे कि राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया क्या है, उनकी योग्यताएं क्या है, प्रक्रिया क्या है, उनके निर्वाचन मंडल में कौन कौन से लोग रहते हैं और उसके बाद उनकी शक्तियां क्या क्या हैं, उन्हें कैसे हटाया जा सकता है, उनका कार्यकाल कितना होता है, क्या अगर उन्हें हटाया जाएगा तो उनके द्वारा उस कार्यावधि में किए गए कार्य सब वैलिड होंगे या इनवैलिड घोषित कर दिए जाएंगे, इसका विवाद का निपटारा कहाँ होता है, ये सब चीज़ें जानेंगे। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि यह संवैधानिक प्रावधान भारतीय संविधान के आर्टिकल 63 से लेकर के 71 तक है। आर्टिकल 63 से लेकर के 71 तक भारतीय संविधान में प्रावधान किया गया है कि भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में आपको जो भी कुछ जानना है, आप इन अनुच्छेदों का अध्ययन करेंगे तो आप गहनता से इस चीज़ को समझ पाएंगे। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि जो भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन हुआ है उनका नाम क्या है। तो अभी हाल ही में जो 9 सितंबर 2025 को जो निर्वाचन हुआ उसमें नए राष्ट्रपति निर्वाचित किए गए सीपी राधाकृष्णन जी। ठीक है, सीपी राधाकृष्णन जी का निर्वाचन हुआ। आप ये भी जाने रहिए कि ये जो है निर्वाचन ये किस पार्टी के सहयोग से हुआ है। तो ये एनडीए यानी यूँ कह ले तो ये भाजपा के समर्थन से हुआ है। ठीक है, और इनके ही जो अपोजिट पार्टी के थे बी सुदर्शन रेड्डी, उनका नाम है बी सुदर्शन रेड्डी। बी सुदर्शन रेड्डी जी ये इंडिया गठबंधन से थे और ये विनर इसमें हुए हैं, ये विजेता घोषित हुए हैं सीपी राधाकृष्णन। और इनके वोटों की अगर बात करें तो ये 752 वोट पा करके ये विजेता घोषित हुए हैं, जबकि ये 300 वोट पा करके हार गए हैं। ठीक है, तो ये हो गई वर्तमान परिप्रेक्ष्य की बात। चूंकि इसके पहले जो राजस्थान के रहने वाले जो जगदीप धनखड़ जी थे, ठीक है, जगदीप धनखड़ जी ने अपने स्वास्थ्य कारणों को बताते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। इस कारण ये निर्वाचन हो पाया और इस निर्वाचन के बाद भारत के राष्ट्रपति महोदया जो है द्रौपदी मुर्मू जी, इनको शपथ दिलाने का कार्य किया, जिसका उल्लेख अगर आप देखेंगे तो आर्टिकल 69 में है, 69 में है। ठीक है, तो आइए अब हम आगे अन्य बातों को समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर राष्ट्रपति के चुनाव अगर आपको लड़ना है तो आपकी योग्यता क्या क्या होनी चाहिए, इसके बारे में पहले समझते हैं। योग्यता या ये कह लें अहर्ता। ठीक है, एक सेकंड। ठीक है, अब देखिए, सबसे पहली अर्हता होनी चाहिए कि वो भारत का नागरिक हो। ठीक है, क्या हो? वो भारत का नागरिक हो, भारत का नागरिक हो। दूसरी बात ये होनी चाहिए कि उसकी आयु जो है वो आयु अपनी 35 वर्ष पूर्ण कर चुका हो। 35 वर्ष जिसके पूरे रहेंगे वही उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग ले सकता है। तीसरी उनकी योग्यता है कि राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने या बनने की क्या है, योग्यता रखता हो, योग्यता रखता हो। और चौथी और अंतिम बात यह है इनके लिए
कि लाभ के पद पर न हो, लाभ के पद पर न हो। अब देखिए लाभ का पद कौन कौन सा माना गया ये थोड़ा देख लीजिए। पहला, अगर आप राष्ट्रपति हैं तो भी ये लाभ का पद नहीं है। अगर आप स्वयं राष्ट्रपति हैं तो उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लाभ का पद नहीं होता है। दूसरी बात होती है कि अगर आप मंत्री हैं, अगर आप मंत्री हैं, वो मंत्री आप चाहे केंद्र के हों और चाहे मंत्री राज्य के हों, ये लाभ के पद के दायरे में नहीं आते हैं। तीसरी बात है कि अगर आप कहीं के राज्यपाल हैं, आप अगर राज्यपाल हैं, अगर आप राज्यपाल हैं तो भी ये लाभ के पद के दायरे में नहीं आता है, ठीक है। और चौथी बात है, खुद अगर आप उपराष्ट्रपति हैं तो भी ये लाभ के पद के दायरे में नहीं आता है। तो ये हो गई इनकी योग्यता कि भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी किया हो, राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता चाहिए, निर्वाचित नहीं, ये बात नहीं लिखी है कि निर्वाचित होना चाहिए, होने की योग्यता रखने वाली बात कही गई है। तो थोड़ा इसको ध्यान से देखिएगा। और अगला है कि लाभ का पद ना हो, तो लाभ का पद कौन कौन सा नहीं है, यहाँ हमने इसको जो है एक्सप्लेन कर दिया है, आप समझ लीजिए, ठीक है। तो इस तरह से भारत के राष्ट्रपति की हो गई योग्यता। अब देखिए, जब भारत के राष्ट्रपति का कोई योग्यता पूरी कर लेता है तो उसका निर्वाचन प्रक्रिया शुरू होती है, ठीक है। क्या होता है, उसकी निर्वाचन की प्रक्रिया शुरू होती है। और निर्वाचन में देखिए क्या क्या होता है, निर्वाचन के लिए और क्या क्या करना होता है। और जो करना होता है, सबसे पहले उनके पास चाहिए प्रस्तावक, प्रस्तावक, और ये प्रस्तावक होने चाहिए 20, और चाहिए अनुमोदक, ये भी होने चाहिए 20। यानी कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो 40 सांसद इनके पक्ष में होने चाहिए कि जो 20 लोग इनके नाम का प्रस्ताव करें और उस प्रस्ताव पर 20 लोग मुहर लगा दें कि हाँ, यह फलाना व्यक्ति चुनाव लड़ने के योग्य है और इसे जो है उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में प्रतिभाग करने देना चाहिए। चूँकि अभी इस सभी की प्रक्रिया की अगर बात करें तो ये भारतीय संविधान का जो एक अधिनियम है उसे कहते हैं राष्ट्रपति एंड उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति अधिनियम 1952। जब आप पढ़ेंगे तो 1952 के तहत ही जो है, जब इस बार माननीय सीपी राधाकृष्णन जी का जब शपथ ग्रहण समारोह हो रहा था तो उसमें जो मंच संचालक महोदय थे इस बात का जिक्र किए थे कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति अधिनियम 1952 के तहत और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत, अनुच्छेद 324 के तहत निर्वाचन आयोग को राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में कानून बनाने, उनके अधीक्षण करने, उसको लागू कराने, निर्वाचन कराने, इन सब का अधिकार भारतीय निर्वाचन आयोग को दिया गया है, जो केंद्रीय निर्वाचन आयोग है, ठीक है। अब क्या होगा, प्रस्तावक हो गए, अनुमोदक हो गए, अब आपको जमा करनी होगी जमानत राशि। जमानत राशि आपको जमा करनी है। वो जमानत राशि आपको कितनी जमा करनी है, तो वो जमानत राशि आपको 15,000 रुपये जमा करनी है। कहाँ जमा करनी है, तो आरबीआई के खाते में जमा करनी है, आरबीआई में चला जाएगा ये पैसा। हाँ, शर्त यहाँ ये है कि अगर जो भी कैंडिडेट्स उपराष्ट्रपति के चुनाव में प्रतिभाग करता है, अगर वह कुल वैध मत का, ठीक है, वैध मत का अगर वो 1/6 भाग नहीं प्राप्त करता है, नहीं पाता है या नहीं प्राप्त करता है, तो ये जो धनराशि है
ये क्या कर ली जाएगी, जब्त कर ली जाएगी, जो है इनको फिर ये धनराशि वापस नहीं मिलेगी, यानी कि जिसको कहते हैं कि जमानत जब्त हो जाना। ठीक है, तो अगर 15,000 रुपये अगर वो जमा करते हैं और अगर 1/6 वोट भी नहीं हो पाते हैं कुल वैलिड मत का, तो इनकी जमानत राशि को जब्त कर लिया जाएगा। तो आपने देखा प्रस्तावक अनुमोदक ये हो गए। अब देखिए क्या होती है कि इनके निर्वाचन मंडल में कौन कौन से लोग होते हैं जो वोट देने जाते हैं, अब उसके बारे में हम समझ लेते हैं। ठीक है, निर्वाचन मंडल। अब देखिए निर्वाचन मंडल में कौन कौन से लोग होते हैं। ये निर्वाचन मंडल भारत के राष्ट्रपति से थोड़ा भिन्न है। कैसे भिन्न है, अभी देखिए, अगर हम ये कॉलम खींच दें और इधर लिख दें उपराष्ट्रपति, इधर हम लिखते हैं उपराष्ट्रपति, इधर लिखते हैं राष्ट्रपति, राष्ट्रपति। तो अंतर यह है कि यहां पर जो निर्वाचक मंडल में होंगे वो पहले होंगे संसद के सभी सदस्य। अब देखिए, संसद के सभी सदस्य शब्द का मैंने सभी शब्द का प्रयोग इसलिए किया है क्योंकि सभी में यहां दो चीजें होती हैं। एक होते हैं निर्वाचित और एक होते हैं मनोनीत। दो लोग होते हैं, एक निर्वाचित एक मनोनीत सदस्य। चूंकि आप जानते हैं कि भारत के राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्यों का मनोनयन, 12 सदस्यों का जो 12 सदस्य मनोनीत होते हैं, किसके द्वारा मनोनीत होते हैं, तो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत होते हैं। वे अगर कहाँ से आते हैं, कला, विज्ञान और दूसरा है समाज सेवा, कला, विज्ञान, समाज सेवा। एक कोई और छूट रहा है, अभी बताते हैं आपको। ठीक है, अभी ध्यान पे नहीं आ रहा है। तो इन 4 क्षेत्रों से वो मनोनीत होते हैं, है ना, कला, विज्ञान, समाज सेवा। आइए आगे देख लेते हैं, फिर उसको अभी याद आता बता देते हैं। अब देखिए दूसरी चीज इसमें है, इसमें क्या है, इसमें जो होते हैं वे लोकसभा के केवल निर्वाचित सदस्य। यहां पर शब्द क्या किया गया है, केवल, वहां सभी लिखा गया, यहां केवल निर्वाचित सदस्य। इसमें कला है, एक साहित्य है, याद आया, एक बार आप लोग मिला लीजिएगा, ये सही है वैसे, कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा से। ठीक है, इसमें जो लोकसभा में जो केवल निर्वाचित सदस्य जो है, निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं, केवल निर्वाचित सदस्य। और यहाँ भी राज्यसभा के, आप जानते हैं कि लोकसभा में वैसे भी निर्वाचित सदस्य ही होते हैं, मनोनीत तो होते नहीं हैं। राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, यहां तक तो मामला सेम चल रहा है, क्योंकि मैंने संसद लिख दिया तो इसमें लोकसभा और राज्यसभा आई गई। ठीक, तो ये बात हो गई। अंतर केवल है, यहाँ सभी है, वहाँ केवल है, क्योंकि राष्ट्रपति ही मनोनीत कर रहा है। तो अगर उन्हीं 12 लोगों से अगर उनसे वोट डलवाया जाएगा तो स्वाभाविक सी बात है कि जो वर्तमान राष्ट्रपति होगा उसी के पक्ष में वोटिंग होगी, तो वोट की पारदर्शिता भंग हो जाएगी। इसीलिए उन 12 सदस्यों को उससे बाहर रखा जाता है, जबकि उपराष्ट्रपति के कंडीशन में उनको अंदर रखा जाता है, निर्वाचन मंडल में होते हैं। अब देखिए तीसरी बात है कि ये जो है सभी विधानसभाओं की, सभी राज्यों की जो विधानसभाएं हैं उसके सभी निर्वाचित सदस्य,
उसके सभी निर्वाचित सदस्य इसमें प्रतिभाग करते हैं। और चौथी बात यहां हो जाती है दिल्ली और पुडुचेरी, दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। ठीक है, तो ये चार चीजें, चार लोग ऐसे भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल होते हैं। जबकि भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में न तो ये होते हैं न ये होते हैं, केवल ये दोनों लोग होते हैं, राज्यसभा के और लोकसभा के सभी सांसद, लेकिन वहां पर इनके में निर्वाचित नहीं होते हैं और इनके में सभी लोग होते हैं, निर्वाचित भी होते हैं, मनोनीत भी होते हैं। कला साहित्य विज्ञान समाज सेवा, चार क्षेत्र से मनोनीत करते हैं। कितने सदस्यों को? तो ये 12 सदस्य, मैंने लिखा भी है यहाँ 12 सदस्य। ठीक है, अब देखिए इनका हो गया निर्वाचन मंडल। आप ये देखिए, वो तो मैं तुलना करके पढ़ाया हूँ, आप ये देखिए कि इनके निर्वाचन मंडल में कौन कौन से लोग हैं। तो निर्वाचन मंडल में मोटा मोटा जान लीजिए कि संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य होते हैं। ठीक है, अब देखिए, चूंकि एक चीज और यहां जान लीजिए, बात नहीं तो भूल सकती है। पहली एक चीज ये है कि जो भारत का उपराष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। तो इसीलिए अब देखिए, ये बात पूछी गई डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी से कि महोदय आप संविधान निर्माता हैं, तो आप ये थोड़ा तर्क दीजिए कि क्यों ऐसा किया जा रहा है कि भारत के जब राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा है तो भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में आप राज्यों का प्रतिनिधित्व तो ले रहे हैं, ठीक है, लेकिन भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव में इनका प्रतिनिधित्व आप क्यों नहीं ले रहे हैं? तो भारत के इस बात पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का कहना था कि देखिए, जो भारत का राष्ट्रपति होता है वह राष्ट्र का अध्यक्ष होता है, राष्ट्र का मुखिया होता है, सारे काम राष्ट्र के उसी के नाम होते हैं। ठीक है, जब आप और सभी राज्यों से मिलके ही एक राष्ट्र बना है। जब आप भारतीय संविधान का आर्टिकल 1 पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट। कहने का मतलब है कि इंडिया जो कि भारत है वह राज्यों का क्या है? संघ है। तो अगर राज्यों का संघ से इंडिया बना है और उसी इंडिया का वो प्रथम नागरिक या उसी इंडिया का वो राष्ट्राध्यक्ष बनने जा रहा है, तो स्वाभाविक सी बात है कि इस प्रक्रिया में जो है राज्यों का प्रतिनिधित्व होना अति आवश्यक है। जबकि इसी के उलट अगर व्यवस्था को देखें तो भारत के उपराष्ट्रपति में ऐसा नहीं है। ये क्या है? ये जो है भारत के जो दूसरी सदन है जिसे हम राज्यसभा भी कहते हैं, राज्यसभा जो है का ये सभापति के रूप में कार्य करता है, बाय डिफॉल्ट होता है। जैसे आप उपराष्ट्रपति का चुनाव जीते, आप भारत के जो है राज्यसभा से जो है उपसभापति के रूप में आप निर्वाचित हो गए हैं। ठीक है, तो इनका कहने का मतलब था कि ये कुछ ही समय के लिए भारत के राष्ट्रपति का पद हासिल करते हैं, अगर वो भी कोई विषम परिस्थितियां आती है तो, वरना इनको जो है राज्यसभा ही देखनी है, उसकी सभापति के रूप में ही काम करना है। तो इनके निर्वाचन में हमें जो है कहीं से ज़रूरत नहीं है कि राज्यों का भी प्रतिनिधित्व किया जाए, इतने लोगों की भीड़ इकट्ठा की जाए, फिर वोटिंग कराई जाए। ठीक है, तो इसलिए इस तर्क के साथ जो है डॉक्टर अंबेडकर जी जो है राज्यों का प्रतिनिधित्व लेने से मना करते हैं। ठीक है, अब देखिए हम आगे देखते हैं। ठीक है, हमको देखना पड़ रहा है कि वीडियो सही से चल रही है या नहीं। अब देखिए, अब आप निर्वाचन मंडल भी देख लिए, अब इनकी वोटिंग कैसे होती है भी देख लीजिए। इनकी जो वोटिंग होती है जिसे कहते हैं सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम, हिंदी में बोलते हैं तो एकल मत हस्तांतरणीय मत पद्धति। ठीक है, क्या है? एकल मत हस्तांतरित मत पद्धति। ठीक है, ये थोड़ा सा मोटा होता तो और अच्छा होता, मार्कर लगा दें क्या? ठीक है, देखिए इसमें क्या होता है कि एक बंदा कोई आता है और एक ही बंदा सभी जो है जितने भी सभी जो कैंडिडेट होते हैं सभी लोगों को वोट देता है, सभी लोग को वोट देता है
जो उस चुनाव में प्रतिभाग किए हैं। कैसे होता है देखिए, जैसे मान लीजिए, ये ज़्यादा अच्छा नहीं है यार, इसको हटाओ। जैसे मान लीजिए कि ये बैलेट पेपर है, थोड़ा ध्यान से समझेंगे समझ जाएंगे। मतलब एक सांसद कोई आया और अपनी प्राथमिकता के तौर पर वो सभी को वोट करता है, किसी एक को वोट करके नहीं चला जाता है। अब इसी का उलट हम लोगों की व्यवस्था चलती, जिसे बोलते हैं अग्रता ही विजेता। अभी इसको समझा रहे हैं, इसको देख लीजिए कि ये व्यवस्था वहाँ क्यों नहीं चलती है। इसका भी तर्क समझ लीजिए तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। अग्रता ही विजेता। अब इसमें देखिए क्या होता है कि हम जाते हैं, बैलेट पेपर अगर है तो बैलेट पेपर, हालांकि इस समय तो ईवीएम मशीन चल रही है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, तो हम जाते हैं और किसी एक व्यक्ति को वोट देकर के चले जाते हैं। लेकिन देखिए इसमें रिस्क क्या होता है कि हम एक व्यक्ति को वोट देकर के चले जाते हैं, लेकिन उसको जितना वोट मिलता है उससे कहीं ज़्यादा लोग उससे नकारते रहते हैं। आइए हम उदाहरण से समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक राज्य में 10 वोट है, समझने के लिए मैं बता रहा हूँ, और वहाँ पर कैंडिडेट्स 4 हैं। ठीक, 4 करें या 5 कर दें? चलिए 5 कर देते हैं। ठीक, मान लीजिए एक कैंडिडेट ए हो गए बी, ए हो गए सी, ए हो गए डी, ए हो गए ई। ठीक, अब ये कैंडिडेट 5 लोग हैं। यहाँ देखिए होता क्या कि मान लीजिए वोटिंग हुई और इनको मिला 2 वोट, इनको मिला 1 वोट, 3 वोट हो गया। फिर इनको मिला 2 वोट, तो कितना हो गया? 5 वोट पूरा हो गए। फिर इनको मिला 2 वोट, कितना हो गया? अब 5 2 7 लोग हो गए। अब इनको मिल गया 3 वोट, और जैसे ये महोदय को 3 वोट मिला वैसे ये विनर हो गए, ये विजेता हो गए, क्योंकि ये पद्धति ही कही जाती है अग्रता ही विजेता। अंग्रेजी में कहते हैं फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, यानी अग्रता ही विजेता, जो सबसे अधिक वोट पाएगा वही जीत जाएगा। अब इस कंडीशन में देखिए ये 2 पा करके हार गए, ये 1 पा करके वैसे ही हारे हैं, ये भी पा के हार गए, ये भी पा के हार गए। लेकिन ये क्या हुए, ये सबसे अधिक वोट पा गए और जीत गए। लेकिन सबसे अधिक वोट भले पाए हैं, लेकिन टोटल वोट था 10 और प्राप्त किए हैं कितना? ये प्राप्त किए हैं 3, और 7 लोग इन्हें नहीं चाहते हैं। 7 लोग इन्हें नहीं चाहते हैं। ठीक है, 7 लोग इन्हें तो नहीं चाहते हैं या इन्हें कम चाहते हैं, ये कहा जा सकता है। ठीक है, तो अब ऐसे में फिर भी ये इन 10 का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। ऐसे में ये 10 का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, जबकि इनको चाहने वाले केवल 3 हैं। ठीक है, फिर भी ये 10 का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। ये हो गई अग्रता और विजेता वाली पद्धति। अब ये छोटे मोटे चुनाव में या फिर जहां बहुत अधिक जनसंख्या है उस क्षेत्र में इसका उपयोग करना भी लाजमी है, क्योंकि हम ये वाली पद्धति नहीं कर पाएंगे। अभी देखिए ये पद्धति थोड़ी टिपिकल है। अभी जो ये वर्तमान राष्ट्रपति का जो 9 सितंबर को जो निर्वाचन हुआ, उसमें इनके भी लगभग आप देखेंगे, गूगल सर्च करेंगे तो 10-12 वोट इनवैलिड हो गए थे। अब इनवैलिड कैसे हो गए अभी बताते हैं। देखिए यहाँ अब इस पद्धति का प्रयोग जो है, इस पद्धति का प्रयोग पूरी राज्यों में कर पाना एकल मत हस्तांतरण का संभव नहीं है। और इस पद्धति का प्रयोग जैसे उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति जैसे पदों के लिए करना थोड़ा अटपटा सा है, क्योंकि जहां 7 लोग उस राष्ट्रपति को चाहते ही न हो, यानी 70% जनसंख्या अगर 80% जनसंख्या नहीं चाहती हो जो है, और फिर भी वहां पर उनको निर्वाचित कर लिया जाएगा, तो राष्ट्र के लिए खतरा ही होगा। इसलिए इस पद्धति का प्रयोग यहाँ नहीं किया गया है। यहाँ किया गया है एकल मत हस्तांतरण पद्धति, सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम का। देखिए वोटिंग कैसे होती है। अगर मान लीजिए अब इस कंडीशन में अगर देखा जाए तो यहाँ पर चुनाव जो हुआ था उसमें तो केवल 2 ही प्रत्याशी थे। एक सीपी राधाकृष्णन थे, एक बी सुदर्शन रेड्डी थे। बी सुदर्शन रेड्डी 300 वोट पा के हार जाते हैं और 752 वोट पा करके वर्तमान उपराष्ट्रपति जो है पद भार ग्रहण किए, वो जीत जाते हैं। अब देखिए मान लीजिए कि यहाँ कोई कैंडिडेट ए है, बी है, सी है और डी है। ठीक, अब कोई व्यक्ति आया, उसने पहले कहा कि हमें पहले नंबर पे हम चाहते हैं कि वो ए बी हो, तो वो उसके सामने 1 लिख देगा। अब कोई व्यक्ति और आया, वो कहा कि वही व्यक्ति, अब वो अगर चला गया, अगर
तो ये वोट इनवैलिड हो जाएगा, क्योंकि उन्हें सबको प्राथमिकता देनी है, किसी एक को नहीं देनी है। ऐसी कंडीशन में वो क्या करेगा कि पहले उसको पसंद है बी, तो पहले बी के सामने एक लिख दिया। अब चाहता कि अगर बी जीत न पाए तो वो ए को ही जिता दे, तो उसके लिए वो क्या करेगा, उसके सामने 2 लिख देगा। अगर वो चाहता है कि अगर ए भी न जीते तो हमारा वोट फिर किसको चला जाए, हम तीसरे नंबर पर चाहते हैं कि सी को दे ही दिया जाए। और अगर ये भी नहीं जीत पाते हैं तो कुछ नहीं से भला चलो भाई इनको ही लिख देते हैं, और चौथे नंबर पर हम इनको लिख दिए। अब मान लीजिए इसी तरह से वोटिंग पूरी हो चुकी है, और जब वोटिंग इस तरह से पूरी हो गई तो वोट की जब गणना हुई तो मान लीजिए कि कुल 100 वोट अगर हैं, समझिएगा थोड़ा ध्यान से, कुल अगर 100 वोट हैं और ये पा गए, मान लीजिए किसको जिताते बताइए, चलिए हम इनको जिताते हैं 3 नंबर को। अब ये मान लीजिए 40 वोट पा गए, और उसके बाद 40 ये पा गए 20 वोट, 60 और ये पा गए 10 वोट, 70 और बचा 30, चलिए 30 वोट इनको दे देते हैं। ठीक, अब इस तरह से देखा जाएगा कि ये वोटों की जब गणना शुरू होगी तो इसमें जो सबसे कम वोट पाया रहेगा उसके वोट को हम क्या करेंगे, ट्रांसफर कर देंगे। बहुत लंबा ना खींचने के लिए थोड़ा सा हम इसको छोटा कर देते हैं, इसको छोटा इसलिए कर देते हैं इस अंक को कि जल्दी ये ख़त्म हो जाए। ठीक है, जैसे ये 10 वोट किए हैं, इसको हम 15 कर देते हैं ताकि ये जल्दी से काउंटिंग संख्या इसको ख़त्म हो जाए। इसको 15 कर देते हैं, और कितना हो गया तब, और इसको भी 15 कर देते हैं। ठीक, तो 15 15 30 30 60 और 40 100। ठीक है, एक का 16 कर दिए और एक का 14 कर दो। ये हम क्यों कर रहे हैं बता रहे हैं आपसे। अब हमें उम्मीद है कि हो गया होगा। 6 4 10 0, 4 1 5 1 6 3 9 1 10, 100 वोट पूरा हो चुके हैं, पोल हो गया सभी वोट। अब देखिए क्या होगा कि ये इस तरह से मान लीजिए उनके वोटों की गणना होती है, इस क्रम में वोट दिया गया और इतने इतने वोट ये पाए। अब होगा क्या कि जो सबसे कम वोट पाया है उसके वोट को निकाल दिया जाएगा, और जो शेष बचे उम्मीदवार हैं उनके में इन वोटों को विभाजित कर दिया जाएगा, क्योंकि स्वाभाविक सी बात है ये नेक्स्ट अवेलेबल प्रेफरेंस के रूप में वोट दिया जाता है। अब जैसे इसमें से ये महोदय जो अगर देखा जाए, किसको, इनको, तो ये सबसे कम वोट पाए हैं। अब इनके वोट को हम ट्रांसफ़र करेंगे, चाहे तो सी में, चाहे तो डी में और चाहे तो ए में। स्वाभाविक सी बात है जिस व्यक्ति ने पहले नंबर पर बी को रखा होगा वे दूसरे तीसरे नंबर पर और चौथे नंबर को या तो ए को रखा होगा, या तो सी को रखा होगा, या तो डी को रखा होगा, या तो इनको या तो इनको या तो इनको रखा होगा। अब इस 14 वोट में अगर देखा जाए तो इन्हीं 14 वोटों को इसमें, इसमें और इसमें भेजा जाएगा प्राथमिकता के तौर पर। तो अगर भेजा गया तो पता चला कि जो ये महोदय हैं इनको जो है लगभग कितने वोट मिल गए, इनको मान लीजिए कि कुल 11 वोट मिल गए। हम दूसरे राउंड में ही गणना खत्म करने के लिए इतना वोट दे रहे हैं। ये गणना आगे भी बढ़ सकती है लेकिन थोड़ा लेंदी होगा, कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आज का जो चुनाव होता है वो चुनाव में तो पहले ही राउंड की गणना में फाइनल हो जाता है। जैसे ये महोदय जो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति महोदय का निर्वाचन हुआ है वो पहले राउंड में ही समाप्त हो चुका है। अब होगा क्या कि ऐसे में जब गणना हुई तो मान लीजिए इनको मिल गया 11 वोट और, ठीक है, और इनको मिल गया 11 हो गया, तो इनको मिल गया एक, ये हो गया 12, ये हो गया 13 या 14, चलिए 2 वोट मिल गया। ठीक है, तो इस तरह से अगर अब हम योग देख लें अगर, तो क्या मिल गया, अगर हम योग देख लें, योग हम यहीं पे लिख देते हैं, योग। अब देखिए योग मिल गया कितना, एक सेकंड यहाँ लिख देंगे तो फिर कहाँ लिखेंगे इसको, इसको मिटा देते हैं, 100 लिखा ही है, यहाँ लिख देते हैं योग। अब देखिए गणना हो चुकी है और हम वोटों को जोड़ते हैं तो ये 30 और 2 32 वोट पा गए, ये 14 और एक 15 वोट पा गए। ठीक है, चूंकि ये पहले राउंड में बाहर हो चुके हैं तो इनका जो है
नहीं, ये तो बाहर अभी नहीं हुए हैं, देखिए बाहर तो ये हुए हैं ना, तो इनका भी हम नहीं लिखते हैं, ठीक है, क्योंकि ये बाहर हो गए पहले राउंड में ही, तो इनकी गणना नहीं हुई क्योंकि यही तो हारेंगे, पहले राउंड में इनको बाहर कर दिया गया। और ये देखिए 40 और 11 कितना हो गया, 1 4 1 5, 51 वोट पा गए। और ये पा गए 16 और 4 20 वोट पा गए। आप जोड़ लीजिए तो कितना हो गया, 2 1 3 और 5 2 7 3 10, कुछ ज़्यादा हो गया क्या वोट ये हो गया 16 4 20 और नहीं 16 है ना, है भैया, 4 कहाँ से जोड़ दिए इसमें, हम इसको जोड़ दे रहे हैं, थोड़ा सा कंफ्यूज है मामला। देखिए 16 4 नहीं बल्कि 16 1 17 होगा ये, ठीक है, अब सही बैठा। 16 और 1 17, ये देखिए 16 1 17, 40 और 11 51, ये तो पहले राउंड में बाहर हो गए। और 30 और 2 32, अब जोड़ेंगे अगर तो 7 3 10 और 5 1 6 3 9 1 10, 100 वोट पूरा अब जाकर के हो गए। अब देखिए यहाँ होगा क्या, अब सबसे पहले देखा जाता है, ये प्रक्रिया शुरू होने से, ये वोटिंग से कोटा निर्धारित किया जाता है। क्या निर्धारित किया जाता है, कोटा। हम थोड़ा यहाँ निकाल देते हैं जगह और यहाँ बताते हैं आपको। ये देखिए हम एकल मत हस्तांतरण पद्धति का प्रयोग करके और अग्रता ही विजेता का प्रयोग करके बता दिए। अब देखिए हम कोटा निर्धारित करते हैं। सबसे पहले जब वोटिंग शुरू होती तो पहले कोटा हो जाता है कि भैया इतना वोट जो पाएगा वो विजेता हो जाएगा। तो कोटा के निर्धारित के लिए क्या होता है कि वैध मत का योग, जो भी उस समय योग पड़ा हो, बटे 2 और पूरे के में आप कर देंगे 1, जितना आएगा, ठीक है। ये है कोटा निर्धारित का जो फार्मूला। अब इसमें देखिए अगर हमने 100 वोट मान रखा था तो कुल वैध मत 100 हो गए, बटा 2 किए तो हो गए 50 और 1 इसमें जोड़ दिया तो हो गए 51, समझिएगा। यानी जो 51 वोट पा जाएगा वो कोटा को प्राप्त कर लेगा और जो कोटा प्राप्त कर लेगा वो विजयी घोषित हो जाएगा। तो ऐसे में देखिए 51 वोट प्राप्त करने वाले सी हैं, जो कि कभी 3 स्थान पे हुआ करते थे, लग नहीं रहा था, लेकिन जब काउंटिंग हुई तो लगा कि ये जीत जाएंगे, ठीक है। हमने चूंकि एक ही का प्रेफरेंस देखा है, जब सबका वोट होगा तो ये 3 1 1 3 होता जाएगा प्राथमिकता के तौर पर। ये तो केवल एक बैलेट पेपर की निशानी मैंने बताया और समझाने के लिए बता दिया आपको। अब 51 वोट जो पाया वो कोटा को छू लिया और कोटा को छूते ही वह जो है विजयी घोषित हो गया। ध्यान इसमें देने वाली है कि यहाँ वैध मत आपको लिखना है, क्योंकि कुछ लोग अभी देखिए हमने बताया कि इसी वोटिंग में कुछ लोग अपने वोट को रद्द कर दिए। अब जैसे वो वोट देने गए तो वो ये खींच के चले आए। अब खींचे इतना बड़ा है कि एक इसमें भी आ गया, उसमें भी चला गया। पूछ जा रही है बी के पास, सर जा रहा है ए के पास, ये कहेगा मुझे ये वोट मिला, ये कहेंगे हमें ये वोट मिले। तो इसको क्या किया जाएगा कि इस वोट को अवैध घोषित कर दिया जाएगा, ठीक है। चूंकि गुप्त मतदान होता है तो ये दिखाना भी नहीं, अगर आपने पर्चा खोल दिया लोग देख लिए तो भी जो है इसे गुप्त मतदान नहीं कहा जाएगा। तो इस तरह से गुप्त मतदान और मतलब सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम से मतदान हुआ और आप कोई ना कोई व्यक्ति जो है विजेता घोषित हो गया। 1 मिनट रुकिएगा। ठीक है, सही चल रहा है सर। चलिए अब आगे देखते हैं। अब क्या होता है कि अगर विजेता घोषित हो गया तो फिर क्या होगा भाई, स्वाभाविक सी बात है, अगर विजेता घोषित हो गया तो उससे शपथ दिलाई जाएगी। और भारतीय संविधान के आर्टिकल 69 में अगर आप देखेंगे, अनुच्छेद 69, इसमें शपथ की बात की गई है कि जो राष्ट्रपति के उपराष्ट्रपति के चुनाव में विजेता होगा उसे शपथ दिलाने का कार्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा। ये शपथ कौन दिलाएगा, तो ये शपथ भारत के राष्ट्रपति दिलाएंगे। इस कंडीशन में आपने देखा ही था कि द्रौपदी मुर्मू जी भारत के जो उपराष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं सीपी राधाकृष्णन, उनको जो है शपथ दिलाई हैं 9 सितंबर को 2025 को। चूँकि जुलाई में ही आपको याद होगा कि जो जगदीप धनखड़ जी थे वो स्वास्थ्य कारण बताकर अपना पद त्याग दिए थे। तो ये शपथ की बात हो गई, शपथ दिलाया गया। अब देखिए मान लीजिए शपथ हो गया और शपथ होने के बाद
किसी ने आर्टिकल 71 का प्रयोग करते हुए किसी अपोजिट पार्टी के कोई सांसद ने किसका विवाद के विषय की बात मैं करता हूं, कोई विवाद अगर आ गया तो विवाद अगर आता है तो अनुच्छेद 71 के तहत इसे सर्वोच्च न्यायालय देखता है। कौन देखता है? सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय। अब मान लीजिए अनुच्छेद 71 के तहत सर्वोच्च न्यायालय में कोई मामला लेकर चला गया और उस मामले में सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन ये आया कि ये जो उपराष्ट्रपति चुने गए थे, ये उपराष्ट्रपति का निर्वाचन क्या है? अवैध है। ठीक है। अब ऐसे कंडीशन में समझने वाली बात यह है कि जिस समय यह सर्वोच्च न्यायालय का यह फैसला यहां आता है, इस फैसले से पूर्व, फैसले के बाद उनको अपना पद ही छोड़ना पड़ेगा। फैसले से पूर्व इनके द्वारा जो भी कार्य इस फैसले से पूर्व किया गया है वो सभी कार्य क्या होंगे? वैध होंगे। वैध होंगे या मान्य होंगे। ऐसा नहीं है कि अगर राष्ट्रपति का निर्वाचन अवैध घोषित कर दिया गया तो उनके द्वारा किए गए कार्य भी वो सब खत्म हो जाएंगे, अवैध घोषित कर दिए जाएंगे। ऐसा नहीं है। ठीक है, ये समझने वाली बात है। तो ये देखिए, ये हो गया आपका इनके विवाद के संबंध में शपथ हो गया। इनका विवाद होता है तो आर्टिकल 71 के तहत सुप्रीम कोर्ट सुलझाता है और कैसे कैसे करता है ये भी देख लिया आपने। अब देखिए, इनको हटाने की प्रक्रिया की अगर बात करें तो हटाने की प्रक्रिया में इन पर महाभियोग नहीं चलाया जाता है। एक जो है प्रस्ताव लाया जाता है और वो प्रस्ताव राज्यसभा में आता है। कहां आता है? राज्यसभा में आता है ना। राज्यसभा में जो प्रस्ताव आता है उसमें जो सांसद हैं राज्यसभा के, वे बहुमत से एक अविश्वास बहुमत से क्या लाते हैं? एक अविश्वास प्रस्ताव लाते हैं। ठीक है। ये अविश्वास प्रस्ताव जब लाते हैं तो उसके 14 दिन पूर्व सूचना संबंधित उपराष्ट्रपति को पहले दे देते हैं और इसमें अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए 50 सांसदों के हस्ताक्षर की जरूरत पड़ती है। 50 लोग इस पे हस्ताक्षर करते हैं। उसके बाद यह अविश्वास प्रस्ताव आता है और अविश्वास प्रस्ताव अगर राज्यसभा से अगर पास हो गया तो यही चला जाता है लोकसभा में। और जैसे ये लोकसभा में पहुंचता है, वहां की जो संख्या होती है उस पर केवल सहमति व्यक्त कर दे, उस पर केवल सहमति व्यक्त कर दे कि हाँ, आप जो प्रस्ताव पास किए वो सही है। सहमति व्यक्त होते ही राष्ट्रपति को अपने पद से हटा दिया जाएगा, या नहीं हटेंगे तो रिक्त माना जाएगा, फिर से निर्वाचन होगा। तो ये हो गया इनके ऊपर लाए गए अविश्वास प्रस्ताव के बारे में। ठीक है, उम्मीद है कि जितना चीज़ें मैंने बताई है सब चीज़ें आपके समझ में आई होंगी। कुछ भी अगर मन में आपके कोई डाउट रह गया हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बेझिझक पूछिए, हमारे द्वारा कोशिश किया जाएगा कि उसका जो है सटीक और सरल जवाब आपको दिया जाए कम समय में ही। ठीक है, चलिए तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद।